नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता सिंघा हूँ। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैं कल्पवृक्ष सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक द्वारका में और नारायणा हॉस्पिटल गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हूँ। मैम अभी बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार सलमान खान ने उन्होंने अपने कुछ ब्रेन डिजीज़ के बारे में जी, बताया और आप जी, न्यूरोलॉजिस्ट और वो टॉप न्यूरोलॉजिस्ट है जी, इंडिया में। तो मैं जानना चाहूँगा वो कौन-सी उन्होंने डिज़ीज़ के बारे में बताया और क्या सिम्पटम्स हैं उनके? अगर आप जी, पहले डिज़ीज़ के बारे में थोड़ा-सा बता दें। जी। सलमान खान को एक्चुअली 3 मेजर ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं जिसको वो काफ़ी साल से जूझ रहे हैं और बेसिकली इतना सबको जूझने के बाद भी वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो उनको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है, जिसमें कि एक इलेक्ट्रिक करंट लाइक पेन आता है चेहरे पे। इट्स अ काइंड ऑफ अ फेशियल पेन। सडन एंड बाउट्स होते हैं, सडन सिवियर बाउट्स होते हैं। दूसरा उनको एक एवी मैल्फॉर्मेशन की तकलीफ है और जिसमें कि आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। एक बीच में कैपिलरीज जो होता है वो मिसिंग होता है आर्टरी और वेन के बीच का, और आर्टीरियल प्रेशर सीधा हाई प्रेशर वेन में जा रहा होता है, जिसकी वजह से कई बार हेमरेजेस या ब्लड सीपेज या ब्लड लीकेज के लक्षण हो सकते हैं। तीसरा उनको एन्यूरिज्म भी है, जिसमें कि आर्टीरियल वॉल ही एक जगह से थिन होती है और जहाँ पे उसकी वजह से बलूनिंग हो जाती है। सो ये 3 प्रॉब्लम्स, ये तीनों मेजर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। कमेंडेबल बात ये है कि सलमान खान इतने समय से इन प्रॉब्लम से जूझते हुए भी अपना काम बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये भी है कि अगर कोई ब्रेन डिसऑर्डर हो भी जाए आपको, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जीवन अंत हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हम उसका सॉल्यूशन ढूंढें और उसके साथ, उसका सॉल्यूशन के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते आगे बढ़े। क्या सिम्पटम्स हैं मैम इनके कुछ कॉमन सिम्पटम्स जो आप बता सकते देखिए, एवी मैल्फॉर्मेशंस और एन्यूरिज्म्स जो हैं दोनों में ही बेसिकली जो आपकी खून की कोशिकाएं हैं उनकी जो वॉल है वो पतली हो गई है या उनकी बनावटी प्रॉब्लम है। तो उसमें यूजुअली आपके जो सिम्टम्स आते हैं, दैट कैन बी हेडेक या सर दर्द, विजुअल ब्लरिंग, थोड़ा सा धुंधला दिखाई देना, किसी किसी पेशेंट को सीजर या दौरा भी आ सकता है। कभी कभी स्पीच की प्रॉब्लम्स या बोलने में अटकना या बोली के शब्द जो है वो पूरे ठीक तरीके से नहीं आ रहे या उनको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, जिसको कि हम एफेजिया बोलते हैं। ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स है। हाँ, कभी कभी जब ये जो ब्लीड होने के जो हमारे लक्षण होते हैं, इनके मान लीजिए एन्यूरिज्म है या एवी माल्फॉर्मेशन है, इसमें से अगर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया और ब्रेन हेमरेज या सीपेज हुई या लीकेज हुई ब्लड की, तो सडन सीवियर हेडेक्स या थंडर क्लैप हेडेक्स बोलते हैं उनको। और उसमें क्या होता है कि पेशेंट कहता है कि इतना सर दर्द तो मेरे को जिंदगी में नहीं हुआ, जिंदगी का सबसे सिवियर सर दर्द, तो उसको थंडर क्लैप हेडेक बोलते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द हेडेक वी स्टार्ट सस्पेक्टिंग एन्यूरिज्म और एवी माल्फॉर्मेशन और हेमरेज, ब्रेन हेमरेज। मैम कब आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए या ये पता होना चाहिए आपको कि आप इसके एक चेकअप के लिए जाएँ और टेस्ट के लिए जाएँ, जिससे ये डिस्क्लोज़ हो जाए कि आपको ये डिज़ीज़ हो चुका है? देखिए, अगर तो किसी पेशेंट को रिकरेंट हेडेक्स हो रहे हैं, विजुअल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मेमोरी लॉस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है या फिर सीजर की प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली एक बार आपको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, ब्रेन विशेषज्ञ को या दिमाग के जो न्यूरोलॉजिकल हम न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। या अगर न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है आपके शहर में, तो आपके कम से कम फिजिशियन के पास जरूर जाए और उनसे सलाह करें कि कुछ ऐसे मतलब देन ओनली दे विल बी एबल टू असेस यू, इवैल्यूएट यू, आस्क द रेलेवेंट क्वेश्चंस एंड डिसाइड कि भाई आपको ब्रेन एन्यूरिज्म की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। हाँ, हर सर दर्द, लास्ट में एक बात मैं ये भी बोलना चाहूंगी, हर सर दर्द एन्यूरिज्म नहीं है। 85 to 90% जो हेडेक्स होते हैं वो बिनाइन होते हैं। बिनाइन मतलब वो ज्यादा सिवियर नहीं होते। माइग्रेन हो गए, टेंशन टाइप हेडेक्स हो गए या क्लस्टर हेडेक्स हो गए। हाँ, कुछ हेडेक्स जैसे कि सलमान खान को ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया भी है, वो डिफरेंट टाइप से आते हैं और उसमें वो भी सिवियर होते हैं। सो यूजुअली लेकिन दैट कैन बी मैनेज थ्रू मेडिसिन, दवाइयों से उनका सोल्यूशन निकल आता है। अ, क्या ये तीनों कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ? क्योंकि इस वक़्त सोशल मीडिया पे ये बहुत बोला जा रहा है कि ये तीनों डिज़ीज़ जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। मतलब एक्चुअली थोड़ा बहुत कनेक्शन हो सकता है, इवन दो जो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है हमें उसमें कई बार वैस्को एक ब्लड वेसल का लूप मिलता है ना। बेसिकली एक लूप होता है उस नर्व के अराउंड, ट्राइजेमिनल नर्व के अराउंड। ट्राइजेमिनल जो होती है हमारी ब्रेन की क्रेनियल नर्व्स होती है, उनमें से नंबर 5 नर्व है। तो वो एक ब्लड वेसल उसके अराउंड लूप कर रही होती है। तो कई बार हमें मिलती है, कई बार नहीं भी मिलती है। सो कुछ हद तक एवी malformations or aneurysm linked है, and sometimes these can also lead to some compression on the trigeminal nerve. This can be a possibility, but they can exist separately also. कितना डेडली है मैम? सो अगेन एन्यूरिज्म इट डिपेंड्स अपॉन उसका साइज क्या है और बेसिकली पेशेंट का ब्लड प्रेशर क्या है
पेशेंट किसी स्ट्रेस में तो नहीं है। यूजुअली मैंने देखा स्ट्रेस में भी बीपी शूट अप करते हैं और फिर आपके ब्लड हेमरेज या ब्रेन हेमरेज की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये 2-3 चीजें, बीपी ठीक रखना है, अगर एन्यूरिज्म है भी तो हमें कोई लाइफ सेंटेंस नहीं मिल गया कि हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप अपने सिम्टम्स पे ध्यान दे रहे हैं, आपका बीपी ठीक चल रहा है, तो फिर ऐसा नहीं है कि सबको ब्रेन हेमरेज होगा। कुछ एन्यूरिज्म्स उतने ही रहते हैं और सिर्फ हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं, मतलब साल या 2 साल में हम उनको एमआरआई करके देख लेंगे कि उनका साइज बड़ा है या नहीं बड़ा है। और अगर सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर हमारे रेड फ्लैग्स आ रहे हैं, रेड फ्लैग्स या वार्निंग सिग्नल्स आ रहे हैं कि रिकरेंट हेडेक्स हो रहे हैं जो कि पहले से बढ़ गए हैं, बीपी शूट अप कर रहा है, विजुअल ब्लरिंग हो रही है या नजर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बोलने में तकलीफ आ रही है, हाथ पैर में कोई कमजोरी हो रहा है या दौरा आ रहा है, डेफिनेटली दैट वुड बी अ वार्निंग सिग्नल। दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एंड शुड नॉट बी इग्नोर्ड। उसको हमें नहीं उस समय छोड़ना है, हमें उस समय डॉक्टर के पास जाना ही है। मैम कितने परसेंट लोगों को होता है ये? Average 2% of population may be harboring some of the aneurysms. So, but then again, it varies from population to population. कुछ हद तक इसमें जेनेटिक बेसिस भी होता है। जेनेटिक बेसिस मतलब कई जेनेटिक मतलब आपका डीएनए, अगर डीएनए में कोई इश्यू होगा तो देयर वुड बी अ प्रॉब्लम विद द वेसल वॉल फॉर्मेशन। एंड ये भी देखा गया है जहाँ पे एक पेशेंट को ब्रेन में एन्यूरिज्म है या किसी और जगह पे एन्यूरिज्म है तो दे कैन हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ एन्यूरिज्म्स इन डिफरेंट ऑर्गन्स, तो उनको दूसरे ऑर्गन्स में भी एन्यूरिज्म्स मिल सकते हैं। तो बेसिकली उनका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है फॉर वॉल एबनॉर्मेलिटी। सो अगेन दिस जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन वुड वेरी फ्रॉम पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन। एक जो पॉपुलेशन है, एक कुछ जो लोग हैं एक जगह रह रहे हैं, कुछ अगर हम बोले कि कुछ संप्रदाय मतलब जो आपकी पॉपुलेशन है वो अगर यूरोपियन हो या इंडियन हो तो वो उनका जेनेटिक पूल डिफरेंट है। सो दैट वुड वेरी फ्रॉम पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन। जैसे क्लास सवाल मैम, लोग ये बहुत इस वक्त बोल रहे हैं कि सलमान खान जैसे इतने बड़े स्टार को हुआ है और कब से है और उनको ठीक नहीं हो रहा है, तो अगर किसी आम व्यक्ति को होता है तो उसको तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर होगा और डेडली हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सो अगेन एवरी पेशेंट इज अ डिफरेंट पेशेंट, रिमेंबर दैट। हमारी जो बनावट है ना, वो कोई हमारे ओहदे के हिसाब से नहीं होती या हमारी सैलरी के हिसाब से नहीं होती है, राइट। एंड अगर सलमान खान के पास तो सुविधाएं हैं और मोस्ट प्रोबेबली उनके डॉक्टर ने यही सोचा होगा कि अभी ऑब्जर्व ही करना है एंड देयरफॉर ही मस्ट बी अंडर सम ऑब्जर्वेशन। सो अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए कोई भी बीमारी, कोई भी, चाहे ब्रेन की हो चाहे कोई भी, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड सोल्यूशन क्या है, क्या हमें मॉनिटर करना है, क्या हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या वार्निंग साइंस है, बट जिंदगी नहीं रोकनी है, राइट। मैम क्या इसकी मेडिसिन महंगी है? अगर कोई ट्रीटमेंट लेता है, किसी को है ये प्रॉब्लम, So- तो दिस इज अ कॉस्टली थिंग टू डील विद? सो अगेन देखिए, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए तो मेडिकेशंस हैं जो कि बहुत महंगी नहीं है। कुछ सम ऑफ देम द मेडिसिन आर ऑलरेडी देयर इन द प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, तो वो उनके जेनरिक वर्जन्स भी अवेलेबल है। बात करते हैं एन्यूरिज्म्स और एवी मैल्फॉर्मेशंस की, यूजुअली इनका सर्जिकल मैनेजमेंट रहता है और सर्जिकल मैनेजमेंट भी डिपेंड करता है कि उसका एन्यूरिज्म का साइज क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, वो कितना डेडली है। हाँ, अगर हमें लगता है कि उसका साइज बड़ा है और उसको हमें ट्रीट करना है तो सर्जिकल मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। एंड उसमें भी 3 तरीके के ट्रीटमेंट्स होते हैं। सर्जिकल क्लिपिंग, जिसमें कि न्यूरोसर्जन्स उसको क्लिप कर देते हैं, देन एंडोवेस्कुलर कॉइलिंग, वो थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है बट देन इट इज अ लो इन्वेजिव प्रोसीजर वेरिन जहाँ पे गाइड वायर डालते हैं आर्टरीज के अंदर और आप उस जगह पे पहुंचते हैं और वहां पे उसको कॉइल कर देते हैं, कॉइल डाल देते हैं जिससे वो ब्लॉक हो जाता है। तीसरी चीज जो होती है, कई बार गामा नाइफ रेडिएशन से भी उसको जो आपके एन्यूरिज्म से एवी मैल्फॉर्मेशंस को ट्रीट कर सकते हैं। स्टीरियोटैक्टिक सर्जरीज आ गई है। न्यूरोसर्जिकल प्रोसेसेस डेफिनेटली थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। लगभग क्या होगा मैम, इफ रफली इफ यू कैन एस्टिमेट, क्या कितना खर्चा आ सकता है जो लास्ट आपने बताया? So I think somewhere between 3 to 4 lakhs or 5 lakhs. Again, this would be the cost. But ये वाली जो कॉस्ट होगी सरकारी हॉस्पिटल्स में जो हमारे न्यूरो सर्जन है वो ड्रामेटिकली कट डाउन कर देते हैं। और ये पूरी ट्रीटमेंट का बोल रहे हैं आप? ये सिर्फ प्रोसीजर की कॉस्ट है। सिर्फ प्रोसीजर की? और अगर पूरा ट्रीटमेंट लेना हो तो? पूरा ट्रीटमेंट यूजुअली प्रोसीजर बेस्ड ही है बेसिकली मोस्ट ऑफ दीज। हाँ, अगर हम बात करते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की दवाइयाँ बहुत सस्ती हैं। ज्यादातर पेशेंट जो बिल्कुल बेसिक हमारी पेन मैनेजमेंट वाली दवाइयाँ होती है जो कि न्यूरोपैथिक पेन के लिए हम देते हैं, उनमें मैनेज हो जाते हैं। ये थी दिल्ली से गौहर फारूक की रिपोर्ट न्यूज़ 18 के लिए।